क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है कि अम, जब हम अपने लैपटॉप पर काम करते हैं तो सिर झुकाकर बैठते हैं या मीटिंग में दूसरों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, मतलब हमारी जो ये बुनियादी बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो हमारे जन्म के समय आसमान में तारों की पोजीशन से तय हुई थी? इस सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के प्लॉट जैसा लगता है। बिल्कुल। मतलब हम अक्सर यही मानते हैं ना कि हमारा करियर, हमारा स्वभाव, हमारे फैसले, ये सब पूरी तरह से हमारे अपने होते हैं। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी पर बात करने वाले हैं। स्वागत है इस नई चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान तो यही कहता है कि हमारा व्यवहार हमारे आसपास के माहौल, हमारी परवरिश और अनुभवों का नतीजा है। हम चीज़ों को एक वैज्ञानिक और तार्किक नज़रिए से देखने के आदी हो चुके हैं। जहां हर चीज का एक कॉज एंड इफेक्ट होता है ना। बिल्कुल, कारण और परिणाम। लेकिन आज हम जिन प्राचीन और शास्त्रीय ग्रंथों पर बात करने जा रहे हैं, वो इस पूरे आधुनिक नजरिए को ही चुनौती देते हैं। सही कहा। और ये ग्रंथ नक्षत्र ज्योतिष के मूल सिद्धांतों की बहुत ही विस्तृत और मैं कहूँगा वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं। तो आज का हमारा मिशन यही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे, मतलब हजारों साल पहले लिखे गए इन ग्रंथों ने तारों की संख्या, उनके भौतिक गुणों और स्वभाव के आधार पर इंसान के व्यक्तित्व और जीवन के चक्रों को डिकोड कर दिया था। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, पर यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी रहस्यमयी या जादुई भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कोई क्रिस्टल बॉल देखकर भविष्य बताने वाली बात नहीं है। एकदम सही। इन क्लासिक टेक्स्ट का जब हम विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये मानव मनोविज्ञान और प्रकृति के बीच के जो गहरे पैटर्न्स हैं, उनको समझने का एक बहुत ही जटिल फ्रेमवर्क है। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। हाँ, ये ग्रंथ मूल रूप से सिद्धांत पर काम करते हैं कि जो नियम इस विशाल ब्रह्मांड को चला रहे हैं, वही सूक्ष्म नियम इंसान के शरीर और दिमाग को भी चला रहे हैं। अरे वाह! तो चलिए फिर इस फ्रेमवर्क की सबसे बुनियादी इकाई से शुरू करते हैं। मैंने इन ग्रंथों में पढ़ा कि हर नक्षत्र में तारों की एक निश्चित संख्या होती है। जी, जिसे तारा संख्या कहा जाता है। हाँ, तारा संख्या। और ग्रंथों के अनुसार ये संख्या इंसान के जीवन में आने वाले बदलावों की टाइमलाइन या समय सीमा तय करती है। बिल्कुल तय करती है। मतलब अगर किसी के नक्षत्र में सिर्फ एक तारा है तो उस व्यक्ति के जीवन में हर साल बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। और अगर वो बीमार पड़ जाए तो बीमारी का पहला दिन सबसे क्रिटिकल होता है। हाँ, ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है इन ग्रंथों का। पर एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा उलझ गई हूँ। मतलब मैंने मान लिया कि यहाँ एक संख्या दी गई है, लेकिन हजारों साल पहले इन ऋषियों ने ये कैसे तय कर लिया कि एक तारे का मतलब इंसान की जिंदगी में हर साल बदलाव आना है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या ये सिर्फ कोई रैंडम गणित है? नहीं, इसे एक रैंडम गणित समझने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे ऊर्जा के संकेंद्रण का सिद्धांत है। ऊर्जा का संकेंद्रण? मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल। जब आकाश में किसी नक्षत्र का प्रतिनिधित्व सिर्फ एक तारा कर रहा होता है, तो उस पूरे हिस्से की जो ऊर्जा है, वो एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। अच्छा। ये एक बेहद तीव्र और अस्थिर ऊर्जा होती है। इसीलिए जब ये ऊर्जा किसी इंसान के जीवन में प्रतिबिंबित होती है, तो ये बहुत तेजी से और कम समय के अंतराल पर बदलाव लाती है, यानी हर साल। ओ, अब समझ में आया। तो बीमारी के मामले में भी यही लॉजिक काम करता है? एकदम सही। ऊर्जा इतनी केंद्रित होती है कि शरीर पर इसका जो प्रहार है वो तुरंत और बहुत तीव्र होता है, इसलिए पहला दिन क्रिटिकल होता है। वाह, ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। और ग्रंथों में आगे ये भी लिखा है कि जैसे जैसे तारों की संख्या बढ़ती है, जीवन चक्र का पैटर्न भी बदलता जाता है। हाँ, बिल्कुल बदलता है। जैसे जिन नक्षत्रों में 2 या 3 तारे होते हैं, उन लोगों के जीवन में बड़े परिवर्तन हर 2 से 3 साल में आते हैं। और अधिकतम तारों की संख्या शायद 9 तक जा सकती है ना? जी, 9 तारे अधिकतम होते हैं। और जिनके नक्षत्रों में 6 से 9 तारे होते हैं, उनके जीवन में बड़े बदलाव 9 से 10 साल के एक लंबे चक्र में आते हैं। और अगर वो बीमार पड़े तो उनका पहला हफ्ता क्रिटिकल होता है। बिल्कुल। मैं इसे ना हमारे आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल से जोड़कर देख रही थी। इसे हम स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह सोच सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे? मतलब एक तारे वाले इंसान को हर साल छोटे छोटे पैच अपडेट मिलते रहते हैं, लेकिन वो 9 तारों वाले इंसान के जीवन में हर 10 साल में सीधा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल जाता है।
अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही शानदार है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से मॉडर्नाइज किया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक पेच है। मतलब क्या ये पूरी थ्योरी इंसान को एक तरह का रोबोट नहीं बना देती? रोबोट? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? क्योंकि अगर मेरे नक्षत्र की संख्या से मेरे जीवन के बदलाव पहले से ही तय हो रहे हैं, तो क्या मेरी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल बची ही नहीं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। लेकिन ग्रंथ ये दावा बिल्कुल नहीं करते कि इंसान के पास फ्री विल नहीं है। अच्छा, तो फिर इसे कैसे समझें? इसे इस तरह से देखिए, ये तारा संख्या आपके जीवन में घटित होने वाली सटीक घटनाओं की भविष्यवाणी नहीं कर रही है। ये बस जीवन की लय या रिदम बता रही है। ले? मतलब एक तरह की टाइमिंग? हाँ, ये संख्या तय करती है कि आपके जीवन में बदलाव की विंडो या खिड़की कब खुलेगी। ओके। जैसे जब 9 तारों वाले व्यक्ति का 10 साल का चक्र पूरा होता है, तो उसके सामने बदलाव का एक बड़ा अवसर या कह लीजिए एक चुनौती आती है। अब उस खिड़की से बाहर छलांग लगानी है या खिड़की बंद करके वापस कमरे में बैठ जाना है। ये चुनाव पूरी तरह से उस व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। अरे वाह, ये बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने। मतलब तारे सिर्फ मौसम बताते हैं, उस मौसम में हम क्या पहनेंगे ये हम खुद तय करते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सटीक उदाहरण। तो ये स्पष्टीकरण काफी लॉजिकल लगता है कि तारे सिर्फ एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अब अगर तारों की संख्या जीवन के समय चक्र को तय कर रही है, तो इंसान का समाज में उठना बैठना कौन तय करता है? ये चर्चा का अगला पड़ाव है। हाँ, क्योंकि इन ग्रंथों का जो अगला हिस्सा है वो तारों के भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात करता है। इसमें कंपेनियन स्टार या साथी तारे का कंसेप्ट बहुत प्रमुखता से दिया गया है। जी, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये हिस्सा सीधे तौर पर व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को डिकोड करता है। तो ये कंपेनियन स्टार्स काम कैसे करते हैं? इन ग्रंथों के अनुसार अगर आकाश में कोई तारा बिल्कुल अकेला है, मतलब उसका कोई साथी या कंपेनियन तारा नहीं है, तो उस नक्षत्र से प्रभावित व्यक्ति की बुनियादी संरचना में ही एक तरह का अकेलापन होता है। अच्छा, मतलब उन्हें अकेले रहना पसंद होता है। हाँ, ऐसे लोगों में टीम स्पिरिट की स्वाभाविक कमी होती है। वे स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करते हैं और किसी के अधीन काम करने में उन्हें बहुत घुटन महसूस होती है। तो वो टॉप बॉस बनकर रहना चाहते हैं। बिल्कुल, और इसके ठीक विपरीत जिन तारों के साथी होते हैं, वे लोग जीवन में दोस्ती, रिश्ते और समूह में काम करने को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। ये सुनकर तो मुझे कॉर्पोरेट जगत की याद आ गई। जब हम ऑफिस में किसी ऐसे कलीग को देखते हैं जो हमेशा अकेले काम करना चाहता है और टीम मीटिंग से चिढ़ता है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि उसका एटीट्यूड खराब है या वो ईगोइस्टिक है। हाँ, हम अक्सर उन्हें जज करने लगते हैं। लेकिन शायद वो सिर्फ एक सिंगल स्टार नक्षत्र वाला व्यक्ति है जिसकी हार्ड वायरिंग ही वैसी है। वो किसी स्टार्टअप का सोलो फाउंडर या लोन वुल्फ हो सकता है, जबकि ये कंपेनियन स्टार वाले लोग बेहतरीन एचआर प्रोफेशनल या शानदार टीम लीडर बनते होंगे। बिल्कुल, वो लोगों को साथ लेकर चलने में माहिर होते हैं। लेकिन फिर से मेरा वही सवाल है, एक निर्जीव तारे का भौतिक अकेलापन एक जीवित इंसान के मनोविज्ञान में कैसे बदल जाता है? इसके पीछे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे का प्राचीन सिद्धांत काम करता है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे मतलब जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। एक्टल यूनिवर्स कह सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बड़े पैमाने पर यानी मैक्रो लेवल पर जो पैटर्न मौजूद हैं, वही पैटर्न छोटे पैमाने पर भी खुद को दोहराते हैं। ओह, तारे का अकेलापन सिर्फ एक भौतिक दूरी नहीं है, ये उस ऊर्जा क्षेत्र का एक गुण है। तो जब कोई व्यक्ति उस विशेष ऊर्जा क्षेत्र में जन्म लेता है, तो वो उसी गुण को अपने न्यूरोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक ढांचे में सोख लेता है। इसलिए उनका डिफॉल्ट नेचर अकेले सरवाइव करने का बन जाता है। क्या बात है। ये तो बात हुई कि वे समाज में कैसे घुलते मिलते हैं, लेकिन जब वे अकेले होते हैं तब उनका असली डिफॉल्ट नेचर क्या होता है? ग्रंथों में इसकी भी बहुत गहरी व्याख्या है। हाँ, क्योंकि ये शास्त्रीय ग्रंथ इंसान के स्वभाव को 7 विशिष्ट श्रेणियों में बांटता है। चलिए इन 7 कैटेगरीज पर बात करते हैं। पहली श्रेणी है ध्रुव यानी स्टेबल। जी। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और रोहिणी इसके अंतर्गत आते हैं। बंधु के अनुसार ये योग अत्यंत दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, मतलब जो ठान लिया उसे पूरा करके ही दम लेंगे। बिल्कुल, इन लोगों के अंदर एक वैचारिक स्थिरता होती है। अगर इन्होंने कोई लक्ष्य तय कर लिया तो रास्ते की बाधाएं इन्हें विचलित नहीं कर सकती। लेकिन इसके ठीक विपरीत दूसरी श्रेणी है चर यानी मूवेबल।
पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। हाँ, इन नक्षत्रों का ऊर्जा पैटर्न लगातार गतिमान रहता है, हमेशा चलता हुआ। मुझे तो चर श्रेणी वाले वो लोग लगते हैं जो लगातार अपने फोन का वॉलपेपर बदलते रहते हैं। ये सही है। मतलब इनमें एक अजीब सी बेचैनी होती है। अगर छुट्टी के दिन कोई काम ना हो तो ये घर का फर्नीचर इधर से उधर कर देंगे या कोई नए ब्रांड का शैम्पू ही ले आएंगे। बिल्कुल, उन्हें हमेशा कुछ नया चाहिए होता है। और तीसरी श्रेणी है उग्र, यानी फियर्स। उग्र, भरणी, मघा और पूर्वा फाल्गुनी जैसे नक्षत्र है ना? जी, ये लोग बड़े तीखे और पक्के प्रोफेशनल होते हैं। भावनाओं से ज्यादा लाभ यानी प्रॉफिट पर फोकस करते हैं। तो अगर किसी कंपनी को कड़े फैसले लेने हैं या छटनी करनी है तो शायद एक उग्र श्रेणी का व्यक्ति इसे बिना किसी इमोशनल बैगेज के कर पाएगा। एकदम सही, वो प्रैक्टिकल होते हैं। और चौथी श्रेणी है मिश्र यानी मिक्स्ड। अक्सर लोग इस नाम को सुनकर सोचते हैं कि ये लोग थोड़े कंफ्यूज्ड होते होंगे क्योंकि इनमें अलग अलग गुण मिले हुए हैं। हाँ, मैंने भी एक जगह पढ़ा था जहाँ इसकी तुलना पाव भाजी से की गई थी, जिसमें सब कुछ मिला होता है। पाव भाजी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये उदाहरण इस गहरे ज्ञान के साथ न्याय नहीं करता। क्या हम इसे एक मिश्र धातु या स्विस आर्मी नाइफ की तरह नहीं देख सकते? ये बहुत ही सटीक तुलना है। मिश्र श्रेणी वाले लोग कंफ्यूज नहीं होते, बल्कि वे अत्यधिक अनुकूलनशील या अडेप्टेबल होते हैं। बिल्कुल। जैसे एक स्विस आर्मी नाइफ में हर स्थिति से निपटने का टूल होता है, वैसे ही ये लोग हर उम्र, हर समूह के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। ये बहुत काम का गुण है। इसके बाद 5वीं श्रेणी आती है क्षिप्र यानी स्विफ्ट। अश्विनी, पुष्य और हस्त ग्रंथों के अनुसार ये लोग बहुत तेज और अधीर होते हैं और चीजों को बड़े पैमाने पर यानी एनलार्ज करके देखते हैं। जी, इनमें एक अलग ही गति होती है। मतलब अगर इन्हें कोई आइडिया दिया जाए तो ये उसे सीधे ग्लोबल स्केल पर लॉन्च करने की सोचेंगे। हाँ, वो छोटे में सोचती नहीं है। छठी श्रेणी है मृदु यानी सॉफ्ट स्वभाव वाले। मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती ये कोमल हृदय वाले लोग होते हैं ना, जो अक्सर रिश्तों और प्यार के लिए अपना नुकसान भी सह लेते हैं। बिल्कुल, ये भावनाओं को सबसे ऊपर रखते हैं। और आखिरी यानी 7वीं श्रेणी है तीक्ष्ण, जो पेनिट्रेटिंग स्वभाव की होती हैं। आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी बातों का वार हथियारों से भी ज्यादा घातक होता है। एकदम सटीक जगह पे चोट करते हैं। हाँ, तीक्ष्ण श्रेणी वालों की खासियत यह है कि वो समस्या या सामने वाले की कमजोरी को बहुत जल्दी स्कैन कर लेते हैं। और जब वे बोलते हैं तो उनका हर शब्द बिल्कुल सटीक निशाने पर लगता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये 7 कैटेगरीज सुनने में तो बहुत साफ सुथरी लगती हैं, लेकिन इंसान इतना सीधा तो होता नहीं है कि उसे बस एक ही बॉक्स में फिट कर दिया जाए। आपका इशारा किस तरफ है? मेरा मतलब है, क्या होगा अगर किसी व्यक्ति के लग्न और चंद्रमा के नक्षत्र अलग अलग हों और वो विरोधी स्वभाव के हों? जैसे मान लीजिए जन्म के समय लग्न का नक्षत्र उग्र हो और चंद्रमा का नक्षत्र मृदु हो, तो क्या वो इंसान जिंदगी भर खुद से ही लड़ता रहेगा? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ग्रंथों ने यहाँ बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसे ब्लेंडिंग या मिश्रण का सिद्धांत कहते हैं। अच्छा, ब्लेंडिंग। जी, इंसान का व्यक्तित्व कोई एक रंग नहीं है, बल्कि कई रंगों का मिश्रण बन जाता है। हाँ। जब उग्र और मृदु मिलते हैं तो ऐसा व्यक्ति बाहर से बहुत सख्त और प्रोफेशनल दिख सकता है, जो कि लग्न का प्रभाव है। लेकिन जब बात उसके परिवार या करीबियों की आती है तो वो अत्यंत भावुक और कोमल हो जाता है। ओह, जो कि चंद्रमा का प्रभाव होगा। बिल्कुल, ये ब्लेंडिंग ही ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी दो इंसान पूरी तरह से एक जैसे ना हो। ये ब्लेंडिंग वाली बात बहुत कुछ साफ कर देती है। मतलब स्वभाव और मनोविज्ञान तक तो बात समझ में आती है, लेकिन इन शास्त्रीय ग्रंथों का जो अगला हिस्सा है वो थोड़ा विज्ञान कथा जैसा लगता है। आप शारीरिक मुद्राओं वाले हिस्से की बात कर रही हैं? हाँ, ये ग्रंथ इंसान की शारीरिक मुद्राओं, खासकर सिर झुकाने या उठाने के तरीके और उसके करियर के चुनाव के बीच एक सीधा लिंक बनाता है। क्या सच में हमारे सिर का पोज हमारा प्रोफेशन तय कर सकता है? ये सुनने में अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के बायोमैकेनिक्स और मनोविज्ञान को समझें तो ये बहुत तार्किक है। अच्छा, कैसे? शारीरिक मुद्रा के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली है ऊर्ध्वमुख यानी सिर उठाकर चलने वाले, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य जैसे नक्षत्र। तो इनका सिर हमेशा ऊपर रहता है। हाँ, इन लोगों का प्राकृतिक पोस्चर ऊपर की ओर होता है।
ये सिर उठाकर आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। तो इनके लिए कौन से करियर बताए गए हैं? इनके लिए जो क्षेत्र बताए गए हैं वे भी उसी दिशा में हैं, जैसे बहुमंजिला इमारतें बनाना, ज्योतिष जहां आसमान से जुड़े काम होते हैं, या फिर प्रमोशन और प्रेजेंटेशन जहां आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ बात करनी होती है। सही। और दूसरी श्रेणी है अधोमुख, यानी सिर झुकाकर काम करने वाले, भरणी, कृतिका, आश्लेषा जैसे नक्षत्र। और इनके लिए जो करियर बताए गए हैं वे हैं सर्जरी, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, खदानों या माइनिंग का काम और हैंडीक्राफ्ट। जी। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा क्रिटिकल होना चाहूँगी। क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? मेरा मतलब है क्या हम ज़बरदस्ती तारों को अपने करियर चॉइस से जोड़ रहे हैं? एक सर्जन को तो स्वभाव से ही अधोमुख होना चाहिए, क्योंकि उसे घंटों सिर झुकाकर ऑपरेशन करना होता है। तो बस उसे अधोमुख कह दिया गया। इसे ऐसे देखते हैं, ये जबरदस्ती जोड़ना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का अलाइनमेंट है। मैं इसे एर्गोनॉमिक्स और डेस्टिनी का कॉम्बिनेशन कहूंगा। एर्गोनॉमिक्स और डेस्टिनी, ये टर्म बहुत अच्छा है। हाँ, देखिए, एक व्यक्ति जिसका स्वभाव और शारीरिक ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊर्ध्वमुख है, वो लगातार 8 घंटे सिर झुकाकर माइक्रो सर्जरी नहीं कर सकता। हाँ, उसे पीठ और गर्दन में दर्द हो जाएगा। बिल्कुल, उसे शारीरिक और मानसिक रूप से गहरी थकान होगी। एक सफल सर्जन वही बन सकता है जिसके लिए नीचे देखकर ध्यान केंद्रित करना एक प्राकृतिक और आरामदायक अवस्था हो। मतलब तारे करियर थोप नहीं रहे हैं। नहीं, तारे सिर्फ ये बता रहे हैं कि व्यक्ति की ऊर्जा किस मुद्रा में सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है। ये एक बहुत ही शानदार व्याख्या है। सफलता इसी बात में है कि आप अपने प्राकृतिक शारीरिक ऊर्जा के खिलाफ न जाएं। और तीसरी श्रेणी है तिर्यक मुख, यानी तिरछी नजर या मुंडी घुमाकर देखने वाले। जी, अश्विनी, मृगशिरा, स्वाति आदि। तो इनके लिए जानवरों से जुड़े काम, ड्राइविंग, ट्रांसपोर्ट, इवेंट मैनेजमेंट और मशीनरी के काम बताए गए हैं। मतलब एक ड्राइवर या इवेंट मैनेजर को हमेशा अपने चारों ओर नजर रखनी होती है। बिल्कुल, वो सिर्फ ऊपर या नीचे देखकर काम नहीं चला सकता, उसे परिधीय दृष्टि या पेरिफेरल विजन चाहिए होता है। सही बात है। और इसी दृष्टि की बात ग्रंथों के अगले और सबसे महत्वपूर्ण खंड में की गई है। दृष्टि मतलब आंखों की रोशनी। हाँ, लेकिन यहाँ दृष्टि का मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से देखने की क्षमता नहीं है, बल्कि दिमागी दूरदर्शिता या फोरसाइट से भी है। दिमागी दूरदर्शिता? जी, इस ग्रंथ ने नक्षत्रों को दृष्टि के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा है: अंध या ब्लाइंड, मंद या वीक विजन, काण यानी वन आइड, और सुलोचन मतलब प्रॉपर विजन। और ये चक्र रोहिणी नक्षत्र से शुरू होकर हर 4 नक्षत्रों में दोहराया जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के ज्यादातर ग्रह अंध या मंद श्रेणी के नक्षत्रों में हो, तो क्या वो सच में अंधा हो जाता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो भौतिक स्तर पर हाँ, ऐसे लोगों की आंखों की रोशनी अक्सर कमजोर पाई जाती है, जैसे मायोपिया हो जाना। लेकिन इसका सबसे गहरा प्रभाव मानसिक स्तर पर होता है। मानसिक स्तर पर कैसे? जिसे आज हम कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट्स कहते हैं। कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट्स यानी दिमाग के वो हिस्से जहां हम चीजों को साफ साफ नहीं देख पाते। क्या ऐसा है? एकदम सही। अंध और मंद दृष्टि वाले लोग अक्सर बिना नफा नुकसान सोचे झटके में फैसले लेते हैं। अच्छा। हाँ, वे किसी भी परिस्थिति का सिर्फ वर्तमान हिस्सा देख पाते हैं, उसका भविष्य नहीं। इसीलिए वे कई बार ऐसे डिसीजन लेते हैं जो बाद में उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। ओह, जो श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो शायद अपने अतीत में लिए गए किसी जल्दबाजी के फैसले को याद कर रहे होंगे। क्या हमारी जल्दबाजी में लिए गए गलत फैसलों के पीछे हमारा अंध नक्षत्र जिम्मेदार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और ये सिखाता है कि कुछ लोगों को फैसले लेने से पहले दूसरों की सलाह क्यों लेनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आपके अंदर कॉग्निटिव ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, तो आप उन लोगों से मदद ले सकते हैं जिनका विजन सुलोचन है। ये तो सच में बहुत काम की जानकारी है। तो आज के संपूर्ण चर्चा का अगर हम सार निकालें जी, तो हमने देखा कि कैसे इस क्लासिक ग्रंथ ने तारों की संख्या से हमारे जीवन के चक्र को डिकोड किया। जी, कैसे तारों के अकेलेपन ने व्यक्ति के टीम स्पिरिट को बताया, कैसे उन 7 श्रेणियों ने हमारी फितरत तय की, और कैसे हमारे सिर के झुकाव और दृष्टि ने हमारे करियर और दिमागी दूरदर्शिता को समझाया। बिल्कुल। ये इंसान के हर पहलू को बहुत गहराई से डिकोड करता है। तो चर्चा का समापन करते हुए मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। आज का आधुनिक मनोविज्ञान
और बिहेवियरल साइंस इंसान को अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स में बांटता है। हाँ, बिल्कुल बांटता है। लेकिन इन प्राचीन ग्रंथों को देखकर क्या ये नहीं लगता कि आज का विज्ञान बस उसी ज्ञान को नए और फैंसी शब्दों में पेश कर रहा है जिसे सदियों पहले ही तारों की चाल में पढ़ लिया गया था? इस बारे में सोचिएगा जरूर। बहुत ही गहरा सवाल है। हमें अपने प्राचीन ज्ञान को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। श्रोताओं से विदा लेते हुए हम आपसे यही कहेंगे कि इस ज्ञान को अपने जीवन में ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। अगली बार जब कोई खास बर्ताव करे तो याद रखिएगा, शायद इसके पीछे कोई तारा हो। नमस्कार। नमस्कार।